क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ गुड टिम्बर्स, क्लियर। और ये भी मैंने आपको बताया था इस बार का जो एसएससी का मेंस एग्जाम था उसमें 15 मार्क्स का आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में इंपोर्टेंट मैंने बता दिया था आपको कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको याद रखनी है। बेंडिंग स्ट्रेंथ थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आपके व्यापम में यहाँ से क्वेश्चन आता है दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर। डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर हेडिंग डाल देना कि टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। देखो अब टिम्बर आपकी जो है, टिम्बर में एक सिंगल डिफेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है और साथ में जो डिफेक्ट्स हैं वो ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लियर। सम इंपोर्टेंट डिफेक्ट आपके दिए गए हैं यहाँ पे कि 5 टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, क्लियर। जैसे आपने क्या किया, जब टिम्बर को कन्वर्जन किया था, टिम्बर का क्या किया था, कन्वर्जन किया था, तो कन्वर्जन के टाइम पर कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं, क्लियर। तो पहला हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन के द्वारा कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपने क्या किया था, सीजनिंग किया था। सीजनिंग में जैसे आपका श्रिंकेज हो रहा था, वार्पिंग हो रही थी, क्रैकिंग हो रही थी, तो इन सारी चीजों की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, क्लियर। नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट्स ड्यू टू एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्स। ड्यू टू एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्स। फोर्थ है आपका यहाँ पे डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी। डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट। डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट, क्लियर। फॉलोइंग 5 डिविजन्स में यहां पर हमने डिफेक्ट्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। कन्वर्जन, सीजनिंग, एक्शन ऑफ द नेचुरल फोर्सेस, फंगी एंड इंसेक्ट, क्लियर है, क्लियर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स आपके आएंगे टिम्बर में। क्लियर। तो सबसे पहला यहाँ पे कन्वर्जन की वजह से जो डिफेक्ट्स आता है दैट इज चिप मार्क। पहला कौन सा होता है आपका, चिप मार्क, क्लियर। नेक्स्ट है आपका डायगोनल ग्रेन्स। डायगोनल ग्रेन, क्लियर। थर्ड है आपका यहाँ पे टॉर्न ग्रेन। और फोर्थ है आपका यहाँ पर वेन, क्लियर। तो कन्वर्जन की वजह से आपकी टिम्बर में 4 टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं, क्लियर। एक तो आता है आपका चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन एंड बेंड, क्लियर। चिप मार्क मतलब क्या समझते हो, देखो आपने टिम्बर को क्या किया था, लॉक्स में कट किया हुआ था, लॉक्स की आपने सीजनिंग की थी। अब आपने क्या किया, जो आपका लॉक्स था, आप देखते हो इसमें क्या होती है, इस टाइप की ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, क्लियर। लॉक्स में क्या होता है, इस टाइप की ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। जब आप इसको क्या करते हो, कन्वर्जन इसका करते हो, तो इस ब्रांचेस के पार्ट को क्या कर देते हो, आप कट कर देते हो। तो यही जो लॉग आपका होता है एक इस टाइप का आपका दिखने लग जाता है, इस टाइप का आपको लॉग दिखने लग जाता है।
क्लियर। तो ये क्या कहलाती है, दैट इज द चिप। और इस चिप को आपने हटा दिया तो इसकी वजह से जो मार्क्स यहाँ पे बन गया दैट इज चिप मार्क। क्लियर, इसको आप क्या बोलते हो, चिप मार्क बोलते हो। क्लियर, जब आप टेम्पर की सरफेस को फिनिश करते हो तो इस चिप को हटाते हो तो इसकी वजह से जो मार्क आता है दैट इज द चिप मार्क। क्लियर, तो आप इसमें लिख लेना, इसमें लिख लेना दिस डिफेक्ट इज इंडिकेटेड, दिस डिफेक्ट इज इंडिकेटेड by the marks placed by chip on the finished surface of timber, on the finished surface of timber। अब हो गया। अंकित गुड मॉर्निंग। क्लियर, चिप मार्क आपको समझ में आ गया, चिप मार्क आपका क्या कहलाता है। क्लियर, अब डायगोनल ग्रेन्स की अगर मैं बात करूं तो डायगोनल ग्रेन्स आपका क्या कहलाता है, टीयरिंग इन डायगोनल डायरेक्शन। इसको कैसे समझोगे आप, टीयरिंग इन डायगोनल डायरेक्शंस। आप भी इतनी लिख लेना, सफिशिएंट है। टीयरिंग इन डायगोनल डायरेक्शंस मतलब जो आपका लॉक्स होता है। क्लियर, फॉर एग्जांपल आप इसको कट किए होंगे दैट इज द पिक, और इसके अराउंड आपकी क्या होंगी, ये एनुअल रिंग्स होंगी। क्लियर, और ये आपका क्या होगा, दैट इज इनर एंड आउटर वार्ड्स, और ये आपकी क्या होगी, मेडुलरी रेंज होगी। क्लियर, तो डायगोनल डायरेक्शंस में क्रैक्स डेवलप होना, क्या होना, डायगोनल डायरेक्शन में क्रैक्स डेवलप होना, टीयरिंग मतलब फट जाना। क्लियर, अब फटती कैसे, अगर आपने इम्प्रॉपर कटिंग उसकी की है। क्लियर, तो इम्प्रॉपर सोइंग ऑफ टिम्बर दैट्स फॉर्म्ड डायगोनल ग्रेन्स, वो क्या करेगा, डायगोनल ग्रेन्स को फॉर्म्ड करेगा। क्लियर, तो इसमें लिख लिया होगा आपने टीयरिंग इन डायगोनल डायरेक्शंस, और लिखना चाहो तो इसमें लिख लेना ब्रैकेट में ड्यू टू इम्प्रॉपर, यहां लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू इम्प्रॉपर सोइंग। क्लियर, इम्प्रॉपर सोइंग। क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टॉर्न ग्रेन्स। क्लियर, टॉर्न ग्रेन्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, ये आपका वुडन प्लांक, आपने लकड़ी को क्या कर दिया, कट कर दिया, ये आपको इस टाइप से फाइबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कट होने के बाद ये कुछ फाइबर्स इसके हैं, तो ये वुडन प्लांक है। अब आप जब कटिंग वगैरह कर रहे होगे, कन्वर्जन कर रहे होगे, तो जैसे कोई टूल है आपका, हैमर वगैरह हुआ या कुछ हुआ, तो वो टूल क्या हो जाता है, गलती से आपका इस प्लांक पर गिर गया। अब प्लांक पर गिर गया तो क्या होगा, ये उस जगह पर इसके फाइबर्स क्या हो जाएंगे, प्रेस्ड हो जाएंगे, दब जाएंगे। क्लियर, दैट इज द टॉर्न ग्रेन्स। वो कौन सा डिफेक्ट कहलाता है आपका, टॉर्न ग्रेन डिफेक्ट कहलाता है। क्लियर, तो लिख लेना दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड व्हेन अ स्मॉल डिप्रेशन is formed on the finished surface of timber by falling of a tool or so। क्लियर, नेक्स्ट आपका था यहां पर बेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था, बेंड।
आप बैंड की बात करते हैं, क्लियर। तो ये आपका पिच है, इसके चारों तरफ ये आपको क्या दे रही है, एनुअल रिंग्स यहाँ पर हैं। ये आपका यहाँ पर इनर एंड आउटर वॉक्स है, ये आपकी यहाँ पर मेडुलरी रेज है, क्लियर। आपने एक ऑर्डिनरी सोइंग यहाँ पे की हुई थी, मतलब आपने डायरेक्टली इस पर थ्रू आउट द लेंथ आपने कट्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये जो पहला वाला पार्ट है इसको बाहर निकाला, तो आपने क्या देखा, ये आपके फाइबर्स टेक्सचर्स आपको ऐसे दिखते रहेंगे इसमें, ठीक है। आपने देखा कि इस प्लांक में स्टिल आपका ओरिजिनल राउंड शेप प्रेजेंस है, क्लियर। स्टिल ओरिजिनल जो राउंड पोर्शन आपका प्रेजेंस है, दैट इज द बेंड। इस डिफेक्ट को हम बेंड डिफेक्ट बोलते हैं, क्लियर। इफ ओरिजिनल राउंडेड पोर्शन स्टिल प्रेजेंट, इफ ओरिजिनल राउंडेड पोर्शन स्टिल प्रेजेंट, इसको आप बोलते हो बेंड डिफेक्ट, क्लियर। ये तो कन्वर्जन के टाइम पे जो डिफेक्ट्स आपके टिम्बर में आए हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं, क्लियर। आप लोग सभी को क्लियर हो, जल्दी से थम्स अप करके बता दें क्लियर है अगर ये चारों डिफेक्ट्स आपको। तो नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, हेडिंग डाल देना, डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। तो सबसे पहला जो आपका डिफेक्ट्स होता है यहाँ पर, दैट इज वॉव डिफेक्ट्स, ठीक है। क्लियर। अब देखो आपने क्या किया, टिम्बर को कन्वर्ट किया, क्लियर। आपके पास क्या आ गया होगा, एक प्लांट आ गया होगा, इस टाइप से आपके पास क्या होगा, एक प्लांट आ गया होगा। तो सीजनिंग के टाइम पर क्या होता है, ये जो आपका प्लांट होता है ये लेंथ के करस्पॉन्डिंग, क्लियर। थ्रू आउट द लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, क्या हो जाता है आपका, ऐसा बेंड हो जाता है, क्लियर। क्या हो जाएगा, इस टाइप से ये क्या हो जाता है आपका, बेंड हो जाता है, क्लियर। तो इसको आप बोलते हो वॉव डिफेक्ट, क्लियर। एक और चीज आपको याद रखना, जो कॉनिफर्स आपके ट्रीज होते हैं, क्लियर। तो कॉनिफर्स में ये वॉव डिफेक्ट्स वाली प्रॉब्लम्स नहीं आती है, क्लियर। इट डेवलप्स इन नॉन कॉनिफर्स ट्री। नॉन कॉनिफर्स मतलब डेसिडुअस टाइप जो होते हैं आपके, क्लियर। तो डेसिडुअस में आपके ये वाला डिफेक्ट देखने को मिल जाएगा सीजनिंग के टाइम पर, क्लियर। तो लिख लेना, टिम्बर converted timber shrink bend in the direction of length, bend in the direction of length, क्लियर। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, curvature formed in the direction of length, क्लियर। curvature formed
कर्वेचर formed in the direction of length. लेंथ की डायरेक्शन में क्या हो जाना, कर्वेचर का फॉर्म हो जाना, दैट इज द वॉर्ड इफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कप, CUP, कप। अभी आपका जो कर्वेचर यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है वो हुआ है लेंथ की डायरेक्शन में। अब अगर यही कर्वेचर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फॉर्म्ड हो जाता है, क्लियर, तो कर्वेचर फॉर्म्ड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन और उस डिफेक्ट को आप बोलते हो कप डिफेक्ट। क्लियर, मतलब अब यहां पर भी आपका बेंड होना चालू हो जाएगा। क्लियर, ये वाली जो सरफेस है दैट इज द ट्रांसवर्स। क्लियर, जिसमें भी क्या हो जाएगा आपका ऐसा बेंड देखने को आपको मिल जाएगा। क्लियर, और ये जो सरफेस रहेगी लेंथ वाली, ये आपको स्ट्रेट देखने को मिल जाएंगी, और ये जो रहेगी ऐसा आपका क्या हो जाएगा, ये बेंड यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, तो अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपका कर्वेचर फॉर्म होता है उसको आप बोलते हो कप डिफेक्ट्स। क्लियर, ये भी आपका किस वजह से आता है, सीजनिंग की वजह से आता है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ट्विस्टिंग, तो उसको शॉर्ट में आप बोल दोगे ट्विस्ट डिफेक्ट। क्या आ जाएगा आपका, ट्विस्ट डिफेक्ट। क्लियर, ट्विस्ट मतलब आपका जो प्लांक है वो इस टाइप से ट्विस्ट हो जाता है। क्लियर, अगर डायग्राम के फॉर्म में देखें, अगर डायग्राम की बात करें, क्लियर, तो इस टाइप से ये क्या हो जाता है आपका जो वुड है वो क्या हो जाएगी, ऐसी ट्विस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो ट्विस्ट डिफेक्ट्स। तो लिख लेना, व्हेन अ पीस ऑफ टिम्बर हैज स्पाइरली piece of timber has spirally distorted along its length, it is known as twist. क्लियर, नेक्स्ट है आपका बार्क। क्लियर, बार्पिंग जो आप बोलते थे। क्लियर, बार्प। तो नेक्स्ट लिख लेना बार्प। तो देखो बार्पिंग होती क्या है, जो आपकी एजेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रेट जो एजेस होती है वो हल्की सी बैंड हो जाती है, दैट इज द बार्पिंग। तो ये बार्पिंग जो यहाँ पे अकर्स होती है ड्यू टू अनइक्वल evaporation, that is warp. Clear, तो warp because unequal evaporation these defects occurs. Clear, तो ऐसा भी बोल सकते हो ट्विस्ट आउट ऑफ द शेप, वह है आउट ऑफ द शेप क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। क्लियर, जिसको आप वार्प्ड डिफेक्ट भी बोलते हो। क्लियर, इसके बाद आता है आपका स्प्लिट। नेक्स्ट आपका कौन सा डिफेक्ट होता है, स्प्लिट डिफेक्ट होता है। और स्प्लिट में क्या होता है आपका, स्प्लिट मतलब जैसे कि आपका ये प्लांक है। क्लियर, फॉर एग्जांपल ये प्लांक है, इसमें यहाँ पे कोई एक कट लगा हुआ है, चेक्स बना हुआ है इस टाइप का, यह एक एंड से दूसरे एंड तक क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। क्या, एक्सटेंड हो जाता है, दैट्स कॉल्ड द स्प्लिट। उसको आप क्या बोलते हो, स्प्लिट बोलते हो। क्लियर, तो व्हेन अ चेक एक्सटेंडेड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, दैट्स कॉल्ड अ, या इट इज नोन एज चेक। क्लियर है आपको, क्लियर है।
क्लियर है? ड्यू टू सीजनिंग कौन कौन से डिफेक्ट्स आपके यहाँ पे होते हैं? क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दें। जल्दी से कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट हेडिंग डालना फिर डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्स। डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्स। डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्स। क्लियर? देखो अब यहां पे नेचुरल फोर्सेस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? नेचुरल फोर्स। तो नेचुरल फोर्स में जनरली मेनली हम यहाँ पे दो चीजों को कंसीडर करते हैं। एक तो करते हैं यहाँ पे अब नॉर्मल ग्रोथ, जो आपका ट्री है उसकी क्या हो रही है? अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। या फिर जो पेड़ के टिश्यूज हैं, क्लियर? तो रप्चर। सेकेंड यहां पे क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं? रप्चर ऑफ टिश्यू। क्लियर? तो मेनली नेचुरल फोर्स जो आप यहां पे कंसीडर करते हो, क्लियर, दैट इज द अबनॉर्मल ग्रोथ एंड रप्चर ऑफ टिश्यू। ठीक है, जिसकी वजह से डिफेक्ट्स यहां पर कॉज होते हैं। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहां पर टिम्बर में डिफेक्ट्स को अकर्स करने के लिए। क्लियर? तो इसके बेसिस पर आपका जो पहला यहां पे डिफेक्ट्स होता है दैट इज वॉल्स। अब इसमें क्या होता है कि जब आपका पेड़ है जो वो यंग एज में है, किसमें है? यंग एज में है, और यंग एज के टाइम पर उसमें क्या हो जाता है? किसी टाइप की इंजरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप लाए कुल्हाड़ी मार दी, उसमें किसी टाइप की भी इंजरी अगर आपकी बहुत ज्यादा हवा चली और आपका जो पेड़ है वो क्या हो गया? बैंड हो गया यंग एज में। क्लियर? तो इंजरी जो होती है इससे जो ग्रोथ आपकी जो होती है ट्री की वो क्या हो जाती है? अपसेट हो जाती है एंड इर्रेगुलर प्रोजेक्शन अपीयर हो जाता है बॉडी ऑफ द टिम्बर में। बॉडी ऑफ द टिम्बर में क्या हो जाता है? इर्रेगुलर प्रोजेक्शंस आ जाता है। जैसे बेंड हो गया तो बेंड हो गया, फिर वो ऐसा वर्टिकल जा रहा है। तो सॉफ्ट when a tree has received injury in its young age due to such injury the growth of tree is completely upset and irregular projection। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है स्टार शेक। नेक्स्ट आता है आपका शेक। अब स्टार शेक्स आपका क्या होता है? स्टार शेक्स आपका क्या होता है? देखो, तो इसके लिए अपन फिर से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये आपकी यहाँ पर क्या है? एनुअल रिंग्स है। ये आपका जो एरिया है दैट इज द पिथ एरिया, जिसको आप पेंडुला भी बोलते हो। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आउटर बार बन गया, ये आपका इनर बार बन गया। ये आपकी यहाँ पर मेडुलरी वेज आ गई है। अब स्टार शेक्स को समझते हैं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे क्या है? आउटर बार है, इसको आप क्या बोलते हो? आउटर बार। और ये आपका क्या कहलाता है? इनर बार। ये आपका क्या है? इनर बार्क है। ठीक है, तो जो आपका बार्क है यहां से रेडियल डायरेक्शन में, कहां पर? रेडियल डायरेक्शन में रनिंग इन द प्लेन ऑफ मेडुलरी वेज। बार्क से आपका यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में स्प्लिट होना क्या हो रहा है? चालू हो रहा है प्लेन ऑफ द मेडुलरी वेज।
रेंज। क्लियर? इस टाइप से आप देख रहे हो। और ये जो है ये बढ़ता जा रहा है इनर साइड या सेंटर ऑफ ट्री। क्लियर? तो बार्क से स्टार्ट होता है रेडियल डायरेक्शन में पिच की ओर, यह इस टाइप का स्प्लिट होना बढ़ता जाता है, जिसको आप स्टार सेक्स बोलते हो। क्लियर? तो अगर डेफिनेशंस के फॉर्म में बात करें तो क्या बोलोगे इसको? दीज आर रेडियल स्प्लिट, एक ऐसा स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे, दैट इज रेडियल स्प्लिट which are starting from the bark। यह कहां से स्टार्ट होता है? बार्क से स्टार्ट होता है, running in plane of medullary range towards the center of the tree। क्लियर? ये डेफिनेशन आपकी हो गई है। क्लियर? तो लिख लेना इसको, these are radial split which are starting from the bark, which are starting from the bark, running in the planes of medullary range, medullary range towards the center of the tree, towards the center of the tree। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका कप सेक्स। हेडिंग डालना कप सेक्स। कप सेक्स क्या होता है? देखो ये आपका पिच हो गया, इसके अराउंड आपकी ये एनुअल रेंज आ गई है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है? बार्क हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कप सेक में कि जो आपकी एनुअल रिंग होती है, इस एनुअल रिंग्स पर इस टाइप्स के क्या बन जाते हैं? होल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इनर साइड में इस टाइप्स के छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं। ठीक है, एक रिंग पे बनेगा, फिर दूसरी पे बनेगा, इस टाइप से जो आपके बन जाते हैं, इसको आप कप सेक बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? कप सेक बोलते हो। क्लियर? क्लियर? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कप सेक कॉज्ड बाय द रप्चर ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज में क्या हो जाना? रप्चर हो जाना। क्लियर? इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। सर्कुलर डायरेक्शन में टिश्यूज का रप्चर होना जो क्या फॉर्म करता है? कप सेक्स को फॉर्म करता है। क्लियर? क्लियर? तो इसको ऐसा भी बोलोगे, इट इज कर्व्ड क्रैक। एक ऐसा क्रैक होता है, एक कर्व्ड क्रैक होता है, एंड इट सेपरेट पार्शियली वन एनुअल रिंग फ्रॉम द अदर। और ये एक एनुअल रिंग में होगा, पार्शियली क्या होगा? सेपरेट होगा। ठीक है, तो लिख लेना इसमें these are curved split between annual ring, curved split between annual ring which separate whole or part of one annual ring or part of one annual ring from the other। क्लियर? अब ये किस वजह से डेवलप्ड हुआ है? तो इट इज डेवलप्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ। क्लियर? डेवलप्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ। जो आपकी ट्रीज की ग्रोथ हुई है वो कैसी हुई है? नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ हुई है, एंड ड्यू टू एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ ग्रोइंग ट्री। क्लियर? और एक्सेसिव बेंडिंग
और एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ अ ग्रोइंग ट्री। क्लियर? ड्यूरिंग अ साइक्लोनिक वेदर, ये भी याद रखना, ड्यूरिंग अ साइक्लोनिक वेदर, जब आपके साइक्लोनिक वेदर की बात की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है हार्ट शेक। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका हार्ट शेक। हार्ट शेक, और हार्ट शेक में होता क्या है? हार्ट शेक में क्या होता है? ये आपका पित्त हो गया, ये आपकी एनुअल रेंज है, ये आपकी यहाँ पर मेडुलरी रेंज है, ये आपका बार्क बना हुआ है। तो हार्ट शेक में क्या होता है कि अभी जो स्टार शेक हमने पढ़ा था, तो बार्क से स्टार्ट होकर सेंटर की ओर आ रहा था रेडियल स्प्लिट। अब इसमें पित्त से आपका रेडियल स्प्लिट जो जाएगा प्लेन ऑफ मेडुलरी रेंज टुवर्ड्स द शेप बोर्ड या फिर बार्क आप बोल सकते हो। क्लियर? तो इस टाइप्स के जो आपके स्प्लिट्स होते हैं, जो स्टार्ट होता है आपका पित्त से, कहां से स्टार्ट होता है? पित्त से स्टार्ट होता है और कहां जाता है? टुवर्ड्स द शेप बोर्ड जाता है, इसको आप हार्ट शेक बोलते हो। तो लिख लेना इसमें, दीज आर रेडियल स्प्लिट, these are radial split running from pith towards shape board in the direction of medullary range. क्लियर? दिस डिफेक्ट, यह वाला जो डिफेक्ट होता है मैच्योर्ड ट्री में आता है। किसमें आता है? मैच्योर्ड ट्री में आता है ड्यू टू श्रिंकेज की वजह से, श्रिंकेज की वजह से आपका ये आता है। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका रिंग शेक। नेक्स्ट आता है आपका रिंग शेक। तो अभी आपने क्या पढ़ा था? कप शेक पढ़ा था। ये आपकी क्या थी? एनुअल रेंज थी। ये आपका बार्क हो गया है। तो अभी आपने क्या पढ़ा था? कप शेक पढ़ा था। एक एनुअल रेंज पर इस टाइप का आपका क्या आ रहा था? सर्कुलर डायरेक्शंस में दिख रहा था। अब यही वाला जो आपका डिफेक्ट है, यह इस पूरी रिंग को क्या कर ले? कवर कर ले। इस पूरी रिंग को क्या कर ले? कप शेक कवर कर लेता है। तो इसी को आप रिंग शेक बोलते हो। क्या बोलते हो? रिंग शेक बोलते हो। क्लियर? तो लिख लेना रिंग शेक में, when cup shakes cover the entire ring, they are known as the ring shakes. क्लियर? नेक्स्ट आता है रेडियल शेक। इसमें लिख लेना सिमिलर टू स्टार शेक हम पढ़ चुके हैं, उसी के जैसा होता है रेडियल शेक। बस याद रखना, ये जो रेडियल शेक्स आपका आता है कब आता है? तो अकर्स व्हेन ट्री इज एक्सपोज्ड। लिख लेना साथ में इसमें कि यह रेडियल शेक्स जो यहाँ पे आएगा वो कब आएगा? अकर्स व्हेन ट्री इज एक्सपोज्ड टू सन फॉर सीजनिंग आफ्टर बीइंग फेल्ड डाउन। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका ट्विस्टेड फाइबर। नेक्स्ट होता है आपका ट्विस्टेड फाइबर। अब ट्विस्टेड फाइबर में क्या होता है कि आपका जो ट्री है उसकी जो देखो क्या होता है कि ये किस वजह से आया? तो जो आपका यंग ट्री होता है,
क्या होता है, जब प्लांट की ग्रोथ होती है, यंग ट्री होता है, तो फास्ट ब्लोइंग जो विंड होती है, बहुत तेज हवा जो बहती है, तो बहुत तेज हवा जो बहती है उसकी वजह से यंग ट्री में क्या हो जाता है, ट्विस्टिंग हो जाती है, जिस वजह से उसके फाइबर्स में क्या आ जाता है, ट्विस्टिंग आ जाता है, जिसको हम ट्विस्टेड फाइबर बोलते हैं। तो लिख लेना इसमें, they are caused by twisting of young trees by fast blowing winds। क्लियर। एक और चीज याद रखना है, इसके जो फाइबर्स होंगे वो किसी वन डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे। तो ये भी लिख लेना, द फाइबर ऑफ वुड आर twisted in one direction। नेक्स्ट होता है आपका अपसेट। अब अपसेट में क्या होता है, देखना, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो इस टाइप से हो जाते हैं। अपसेट्स में जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इस टाइप से आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं अपसेट्स में, ठीक है। अब यह जो अपसेट आया है इसको आप रप्चर के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से जानते हो, रप्चर्स। इसको आप रप्चर्स के नाम से भी जानते हो, ठीक है। which are indicate the woods fiber, जो आपकी लकड़ी के फाइबर हैं। तो रप्चर्स, यह अपसेट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दे indicate the wood fiber which are injured by crushing or compression। तो अपसेट यहां पर रिप्रेजेंट करता है क्रशिंग और कंप्रेशन की वजह से आपके जो वुड्स के फाइबर इंजर्ड हुए हैं, चोटिल हुए हैं, दैट इज रप्चर्स और अपसेट, ठीक है। द अपसेट आर मेनली ड्यू टू, अब अपसेट किस वजह से होता है, तो मेनली ड्यू टू इम्प्रॉपर फेलिंग ऑफ ट्री। इम्प्रॉपर तरीके से आप पेड़ को गिरा रहे हो, क्लियर। एंड एक्सपोजर ऑफ ट्री इन इट्स यंग एज टू फास्ट ब्लोइंग विंड, और यंग एज में आपका जो पेड़ होता है वो तेज हवा जो चलती है उससे क्या हुआ है, एक्सपोज्ड हुआ है, ठीक है। और फिर उसकी इम्प्रॉपर आपने फेलिंग करा दी, तो उस वजह से जो आपका यहाँ पे डिफेक्ट्स डेवलप होता है, दैट इज अपसेट। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका नॉट्स। क्या आता है, नॉट्स। तो देखते हैं नॉट्स क्या होता है। नॉट्स, अब नॉट्स में आप देखते होंगे इस टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देख रहे हैं व्यू इसका, ठीक है। दैट इज नॉट। ये क्या कहलाता है आपका, नॉट कहलाता है, क्लियर।
मतलब आपका जो लॉक था उसमें से क्या था, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, एक पेड़ है, इसमें ये ब्रांच निकली हुई है। अब आप क्या करते हो, इस ब्रांच को पूरा इससे क्या कर देते हो, कट कर देते हो। तो ब्रांच को कट करने के बाद जो यहाँ पर पॉइंट आपको दिखाई देता है उसको आप नॉट बोलते हो। क्लियर? तो लिख लेना, दीज आर द बेस ऑफ ब्रांचेस or limbs which are broken or cut off from the tree. Cut off from the tree. क्लियर है ये सभी को? क्लियर है? जल्दी से बता दें, क्लियर है सभी को? So next week now, defects due to fungi. Defects due to fungi. ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो आप लोग या नहीं कर रहे हो? हाँ, डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो? देखो, फंगी की बात अगर आप कर रहे हो तो फंगी सिर्फ दो कंडीशन में ही आपके टिम्बर्स पर अटैक कर सकती है। कब? जब मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर, क्या बोल रहा हूं मैं, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर अबव 20%। जब आपके टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज्यादा होगा तब आपकी फंगी यहां पे अटैक कर सकती है। सेकंड चीज है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वार्मथ फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगी। क्लियर? मतलब अब यहां पर सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऐसी जगह आपकी बोट्स रखी हुई है जहां पे एयर का प्रेजेंस है। क्लियर? तो वहां पर जहां पे ग्रोथ ऑफ फंगी हो सकता है तो वहां पे भी फंगी आपकी क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। तो ये दो कंडीशंस यहां पर हैं, तो लिख लेना यहाँ पे कि दे अटैक टिम्बर ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। याद रखना, एक साथ ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20% से अब मॉइस्चर है लेकिन एयर प्रेजेंस नहीं है। ठीक है? तो लिखना है इसमें पहला, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज अबव 20%। पहली कंडीशन क्या है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर अबव 20%। एंड सेकेंड कंडीशन लिखना, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वार्मथ फॉर ग्रोथ ऑफ फंगी।
तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होते हैं, पहले सारे नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बैट, वेट रॉट, वेट रॉट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ड्राई रॉट, ड्राई रॉट, ब्राउन रॉट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ब्राउन रॉट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाइट रॉट, व्हाइट रॉट। नेक्स्ट है आपका हर्ट रॉट, हर्ट रॉट। और नेक्स्ट है आपका ब्लू स्टैन, नेक्स्ट है आपका ब्लू स्टैन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेफ स्टैन, सेफ स्टैन, ठीक है। तो फंगी के अटैक की वजह से आपके टिम्बर्स में जो डिफेक्ट्स आते हैं, वेट रॉट, ड्राई रॉट, ब्राउन रॉट, व्हाइट रॉट, हर्ट रॉट, ब्लू स्टैन एंड सेफ स्टैन। क्लियर? टिम्बर होती है तभी उसमें क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज्यादा होगा। क्लियर? उस कंडीशन में जो आपकी यहाँ पर क्या है, वुड है, टिम्बर है, उसमें क्या होता है, अल्टरनेट ड्राई एंड वेटिंग कंडीशंस आती है। क्लियर? क्या आती है, अल्टरनेट ड्राई एंड वेटिंग कंडीशन। वेट कंडीशन आपकी जो आती है उसकी वजह से बैट रॉट डेवलप होता है। क्लियर? तो इसमें लिख लेना व्हेन अनसीजन टिम्बर। आपने एक चीज देखी होगी, जब अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन यहाँ पे होती है तो यहाँ पर फंगी जो आपकी सम वेराइटी ऑफ द जो फंगी होती है वो क्या करती है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द वुड्स करता है। वुड्स का क्या हो जाता है, केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिसमें आपकी जो टिम्बर रहती है कन्वर्ट इनटू ग्रेसियस ब्राउन पाउडर। क्लियर? बैट रॉट में आपका क्या होता है, टिम्बर कन्वर्टेड timber converted grace brown powder लिख लेना इसको कि बैट रॉट में आपका क्या यहाँ पर हो जाता है, टिम्बर जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्रेस ब्राउन पाउडर। क्लियर? अब कुछ वैरायटी आपकी जो फंगी की होती है, तो एक तो चीज ये रखना कि जब आपकी टिम्बर्स को सनलाइट नहीं मिलती है, मतलब नो सनलाइट, तो कुछ वैरायटी ऑफ द फंगी जो होती है इस टिम्बर को ड्राई पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर? क्या कर देती है, ड्राई पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो टिम्बर कन्वर्टेड ड्राई पाउडर फॉर्म, ड्राई पाउडर फॉर्म, ड्राई पाउडर फॉर्म। इसको आप ड्राई रॉट के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका ब्राउन रॉट। क्लियर? अब देखो ब्राउन रॉट में क्या होता है, फंगी क्या करता है कि वुड्स के कुछ सेल्यूलोज को क्या कर देता है, निकाल देता है बाहर। सेल्यूलोज जो आपके होते हैं वुड्स में, उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है कुछ फंगी। तो इस वजह से आपकी जो वुड होती है वो ब्राउन इन कलर में हो जाती है, इसलिए हम उसको ब्राउन रॉट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो ब्राउन रॉट में आपकी फंगी अटैक करती है वो कहाँ पे अटैक करती है, सेल्यूलोज ऑफ टिम्बर, सेल्यूलोज ऑफ टिम्बर। क्लियर? तो ऐसा लिख लेना अटैक ऑफ फंगी। क्लियर? या फंगी अटैक, या फिर ऐसा लिखना फंगी अटैक सेल्यूलोज ऑफ टिम्बर। क्लियर? जिस वजह से क्या हो जाता है, आपका कलर चेंज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, और आपकी लकड़ी जो होती है वो किस कलर में चली जाती है,
ब्राउन कलर में चली जाती है, जिसको हम ब्राउन रॉट के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब व्हाइट रॉड में क्या होता है, सिंपल सा है, यह जस्ट अपोजिट टू ब्राउन रॉड होता है। क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू ब्राउन रॉड, मतलब यहाँ पे सेल्यूलोज कंपाउंड को हटा दिया गया, सेल्यूलोज पर अटैक किया तो कलर चेंज हो गया ब्राउन। अब यहाँ पर व्हाइट, मतलब अब यहाँ पर आपकी जो लकड़ी होगी वो व्हाइट कलर की आपको दिखेगी, मतलब व्हाइट रॉड में अटैक कहाँ करती है फंगी? फंगी अटैक लिग्निन ऑफ टिम्बर। कहां पे अटैक करती है? लिग्निन ऑफ टिम्बर्स पे अटैक करती है, तो आपकी जो लकड़ी होती है वो व्हाइट कलर की हो जाती है, जिसको आप व्हाइट रॉड के नाम से जानते हैं। क्लियर? क्लियर? थर्ड रॉट में क्या होता है कि फंगी जो आपकी होती है, क्लियर, फंगी जो होती है अटैक ऑफ फंगी ऑन हार्टवुड, जो फंगी का यहाँ पर अटैक होता है वो हार्टवुड पे अटैक होता है, जिससे आपकी जो टिम्बर होती है, टिम्बर जो होती है वो क्या हो जाती है? मेक होलो, एक होल उसमें क्रिएट हो जाता है। क्लियर? तो लिख लेना, फंगी अटैक द हार्टवुड एंड मेक इट्स होलो, उसको क्या बना देती है? होलो बना देती है, खोखला बना देती है। क्लियर? हार्टवुड मतलब क्या? लकड़ी का खोखला हो जाना। ठीक है? तो हिंदी में आप होलो को क्या बोलोगे? खोखला आप बोलोगे। ठीक है? नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या बताया था? ब्लू स्टेन की बात की थी। ब्लू स्टेन मतलब कुछ टाइप की फंगी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइप की फंगी की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो वुड होती है, सेप वुड जो होती है वो ब्लूइश कलर की हो जाती है, दैट इज द ब्लू स्टेन। उसको आप क्या बोलते हो? ब्लू स्टेन बोलते हो। क्लियर? तो लिख लेना, इसमें लिख लेना, द शेप ऑफ वुड इज स्टेन टू ब्लूइश कलर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फंगी, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फंगी। क्लियर? उसको आप ब्लू स्टेन बोलते हो। सेप स्टेन में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी फंगी होती है वो पूरे टिम्बर को खराब नहीं करती, बस वो क्या करती है? सेप वुड को खाना स्टार्ट करती है, सेप वुड को क्या करती है? फिनिश करती है। ठीक है? सेप स्टेन में तो इसमें लिख लेना, द फंगी ऑफ सर्टेन टाइप डू नॉट ब्रिंग अबाउट द कंप्लीट डिके ऑफ टिम्बर। क्लियर? यह कंप्लीट डिके नहीं होता है। ठीक है? द फंगी ऑफ सर्टेन टाइप्स do not bring about the complete decay of timber, but they feed on cell contents of sapwood. What they feed on cell content of sapwood. क्लियर? नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट। डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट, हेडिंग डालना जल्दी से, डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट।
ड्यू टू इंसेक्ट। क्लियर? तो इंसेक्ट में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? बीटल्स। क्या पढ़ा था? बीटल्स। नेक्स्ट आपने पढ़ा था मरीन बोरर्स एंड टर्माइट्स। क्लियर? तो यह हैं आपके इंसेक्ट। क्लियर? यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डिके ऑफ टिम्बर के लिए यूजुअली रिस्पॉन्सिबल जो है बीटल्स, मरीन बोरर्स एंड टर्माइट्स। तो जो बीटल्स आपके होते हैं ये क्या होता है? कॉज रैपिड डिके ऑफ टिम्बर। क्लियर? इसमें क्या होता है? रैपिड डिके ऑफ टिम्बर। अगर आपके टिम्बर्स में बीटल्स अगर आ गया, बीटल्स इंसेक्ट है, क्लियर, तो वह क्या करेगा? रैपिडली टिम्बर को डिके करेगा। क्लियर? अब ये क्या करता है? दे फॉर्म, क्या करता है? दे फॉर्म पिन साइज होल। क्या करता है? पिन साइज होल्स। दे फॉर्म पिन साइज होल्स about 2 mm diameter of wood, about 2 mm डाया। पिन साइज होल बनाता है जिसका डायामीटर जो होता है 2 mm होता है। क्लियर? तो ऐसा 2 mm साइज के डायामीटर का होल बनाता है और वो कंटिन्यू आपका फॉर्म करते ही जाता है टनल के फॉर्म में। क्लियर? अब देखो मरीन बोरर्स जो आपके होते हैं जनरली ये सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। क्लियर? अब ये यहां पर आपकी जो क्या बोलते हैं वुड जो होती है उसको फीड नहीं करते, उसको खाते नहीं, लेकिन उसमें एग्री होल्स को मेक करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? ये भी होल्स को मेक करते हैं। तो फॉर्म होल्स, ये भी होल्स को बनाएंगे, लेकिन जो होल्स की साइज यहां पर होगी तो 25 mm आपका डाया होगा और लेंथ आपकी जो होल्स की जा सकती है दैट इज 60 mm लेंथ। क्लियर? तो 25 mm डाया और 60 mm लेंथ के मरीन बोरर्स क्या करते हैं? यहां पर होल्स क्रिएट कर देते हैं। क्लियर? द वुड अटैक्ड बाय मरीन बोरर्स लॉस कलर एंड स्ट्रेंथ। वह अपना कलर को और स्ट्रेंथ को लॉस कर देती है आपकी जो वुड है जिस पर मरीन बोरर्स का क्या होता है? अटैक होता है। क्लियर? अब देखो, अब आपका जो टर्माइट्स होता है इसको जनरली आप क्या बोलते हो? व्हाइट आंट बोलते हो। क्या बोलते हो? व्हाइट आंट बोलते हो। और जो व्हाइट आंट आपकी होती है वह वुड में कैसे रहती है? कॉलोनी के फॉर्म में रहती है। सिंगल आपको टर्माइट्स नहीं मिलेगा, ये हमेशा कैसा मिलेगा? कॉलोनी के फॉर्म में मिलेगा। अब ये क्या करते हैं? आपने जनरली देखा होगा कि इस टाइप का आपका लकड़ी होती है, ये आपका वार्प होता है। तो जो इनर वाला पार्ट होता है इसको बहुत रैपिडली ये क्या करती है? फीड करती है, खाती है। लेकिन आउटर जो आपका पार्ट होगा, वार्प होगा, इसको ये नहीं छोड़ेंगी, अंदर वाले पार्ट्स को ये क्या करेंगी? खा जाएंगी। ठीक है? तो दे मेक टनल इनसाइड द टिम्बर। आप ऐसा बोल सकते हो इनसाइड द टिम्बर, यह एक टनल को फॉर्म कर देती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड यूजुअली डू नॉट डिस्टर्ब द आउटर सेल और कवर। और बाहर वाला जो कवर होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। क्लियर?
क्लियर है? जितने भी हमने डिफेक्ट सभी पढ़े हैं सभी को क्लियर हैं? हाँ, बता दें जल्दी से, क्लियर है सभी को? तो क्लियर है सभी को? यहाँ पर पुष्पेंद्र का कमेंट आया है कि बोरर्स क्या होते हैं। तो बोरर्स का ऐसा पर्टिकुलर तो हिंदी मतलब नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो समुद्री छिद्रक। छिद्रक मतलब जो आपकी वुड्स में होल्स मेक करते हैं, ठीक है। बोरर्स को आप एज अ छिद्रक बोल सकते हो, ठीक है, जो क्या कर देते हैं, होल्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसा पर्टिकुलर उसका कोई मीनिंग नहीं है कि मरीन बोरर्स, बोरर्स क्या होते हैं। डेट इज द बोरर्स आपके जो होते हैं वो क्या करते हैं, होल्स बनाते हैं आपकी वुड में, ठीक है। तो आप इसको हिंदी में छिद्रक के नाम से समझ सकते हो कि ये क्या है, छिद्रक होते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? बाकी किसी को क्लियर नहीं है क्या? हाँ, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना। नेक्स्ट हेडिंग डालना, पेंट वार्निशेस एंड डिस्टेम्पर्स। पेंट वार्निशेस एंड डिस्टेम्पर। पेंट वार्निशेस और डिस्टेम्पर, हेडिंग डालो। क्लियर? एक एक करके समझते जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला, पेंट्स, पेंट्स वार्निशेस एंड डिस्टेम्पर। पेंट्स वार्निशेस एंड डिस्टेम्पर्स। क्लियर? तो पेंट्स आर कोटिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल।
पैंट्स को समझना, पैंट्स आर कोटिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल्स एंड दे आर अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ मेटल एंड टिम्बर। क्लियर? पैंट्स जो आपका होता है दैट इज कोटिंग फ्लूइड मटेरियल्स होता है और इसको आप अप्लाइड करते हो सरफेस ऑफ टिम्बर और मेटल्स। क्लियर? नेक्स्ट वार्निशेस की बात करें तो वार्निशेस आपका क्या होता है कि वार्निशेस आर ट्रांसपेरेंट। वार्निश जो होता है ट्रांसपेरेंट और नियरली ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ रीजनस मटेरियल। क्लियर? कौन सा मटेरियल यहां पे बोला? कौन सा मटेरियल मैंने आपको बोला? रीजनस मटेरियल। रीजनस मटेरियल। क्लियर? रीजनस मटेरियल एंड दे आर अप्लाइड ओवर द पेंटेड सरफेस। हम वार्निश को हमेशा पेंटेड सरफेस पर अप्लाई करते हैं। जनरली यह ट्रांसपेरेंट आपका और नियरली ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है दैट इज रीजनस मटेरियल्स का और इसको हम पेंटेड सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्लियर? पेंट को हम कहां अप्लाई कर रहे हैं? मेटल और वुड सरफेस पर या टिम्बर सरफेस पे अप्लाई कर रहे हो और पेंटेड सरफेस के ऊपर आप वार्निशेस को अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका डिस्टेम्पर। तो डिस्टेम्पर्स को हमेशा आप अप्लाई करते हो ऑन प्लास्टर्ड सरफेस, ऑन प्लास्टर्ड सरफेस। क्लियर? तो समझ में आया आपको पेंट्स, वार्निश एंड डिस्टेम्पर्स में डिफरेंस समझ में आया? हाँ। पेंट्स मैंने क्या बोला आपको कि पेंट्स आर कोटिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल एंड दे आर अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ टिम्बर एंड मेटल। क्लियर? पेंट्स मैंने आपको क्या बोला है? अप्लाइड, अप्लाइड, अप्लाइड ओवर द surface of timber or metal. Varnishes applied over painted surface, and distemper applied over प्लास्टर्ड सरफेस। याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेंट्स को आप कहां पर अप्लाई करते हो? तो यह हमेशा टिम्बर और मेटल सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। वार्निश हमेशा पेंटेड सरफेस पर अप्लाई किया जाता है एंड डिस्टेम्पर हमेशा आपका प्लास्टर्ड सरफेस पर अप्लाई किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले पेंट समझेंगे, देन वार्निश, देन डिस्टेम्पर। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप पेंटिंग अगर कर रहे हो, पेंटिंग मतलब एक मेटल सरफेस या फिर टिम्बर सरफेस पर आपको पेंट अप्लाई करना है तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेंटिंग। क्लियर? हेडिंग है आपकी ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेंटिंग, ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेंटिंग। ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेंटिंग। क्लियर? तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है? अगर आप एक मेटल या टिम्बर सरफेस पर क्या करते हो? पेंट को अप्लाई करते हो तो जो आपके वेदरिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? वेदरिंग इफेक्ट्स होते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक एक्शंस आपकी जो होती हैं या फिर अदर लिक्विड्स जो आपकी सरफेस पर आते हैं, एसिड्स हुआ, गैसेस हुए, फ्यूम्स हुए। क्लियर? तो इसकी वजह से जो आपके सरफेस पर कॉजेस होते हैं। क्लियर? कॉजेस यहाँ पे सही वर्ड नहीं होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें आपकी सरफेस को इफेक्ट करती हैं। तो इन सब सारी चीजों से आपकी सरफेस को क्या करेगा?
प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर? तो पहला ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बोल सकते हो, इट प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एक्शन बाय अदर लिक्विड फ्यूम्स एंड गैसेस। क्लियर? तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा पेंटिंग करने का, प्रोटेक्ट द सरफेस। आपकी जो सरफेस है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, किससे? वेदरिंग इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एक्शन बाय अदर लिक्विड्स फ्यूम एंड गैसेस। क्लियर? सेकंड, अगर आप वुड सरफेस पर इसको अप्लाई कर रहे हो तो प्रिवेंट डिके ऑफ वुड, प्रिवेंट डिके ऑफ वुड, प्रिवेंट डिके ऑफ वुड। और अगर आप मेटल सरफेस पे कर रहे हो तो प्रिवेंट कोरोजन इन मेटल, प्रिवेंट कोरोजन इन मेटल। क्लियर? सेकेंड चीज, आप पेंटिंग को एक चीज के लिए और यूज करते हो, यूज फॉर गुड अपीयरेंस, अच्छा दिखना चाहिए आपकी सरफेस को। क्या होना चाहिए? अच्छा दिखना चाहिए। तो आप इसको गुड अपीयरेंस के लिए भी यूज करते हो। ठीक है? नेक्स्ट, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस, साथ में यह स्मूथ सरफेस को भी प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड स्मूथ प्रोवाइड स्मूथ सरफेस। और स्मूथ सरफेस अगर आपकी होगी तो क्या होगा, इजी क्लीनिंग भी हो जाएगी। ऐसा बोल सकते हैं, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर इजी क्लीनिंग, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर इजी क्लीनिंग। इजीली सफाई करने के लिए सरफेस का आपको क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। रफ अगर होगी तो अच्छे से साफ नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो स्मूथ सरफेस भी ये प्रोवाइड कराता है। तो ये मेनली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपकी पेंटिंग के। ठीक है? तो ये आप नोट डाउन कर लो, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। यहां तक क्लियर है? ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर है सारे? हाँ, ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर है सारे? नेक्स्ट डालना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पेंट। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, आइडियल कंडीशंस, आइडियल प्रॉपर्टी के अच्छे पेंट की क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पेंट। क्लियर? अब आपका जो पेंट है उसमें सबसे पहला क्या होना चाहिए, स्प्रेडिंग पावर। इसकी बात कर रहा हूं मैं, स्प्रेडिंग पावर। स्प्रेडिंग पावर मतलब क्या, कि कम पेंट में मैक्सिमम एरिया ऑफ द सरफेस कवर हो जाना चाहिए। क्लियर? तो एक अच्छे पेंट का क्या होना चाहिए, सबसे पहला गुड स्प्रेडिंग पावर होना चाहिए। तो लिख लेना, शॉर्ट में लिख लो, गुड स्प्रेडिंग पावर। और सच दैट लिख लेना इसमें, मैक्सिमम एरिया ऑफ सरफेस, मैक्सिमम एरिया ऑफ द सरफेस should be covered by
मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पेंट, कम से कम पेंट में मैक्स टू मैक्स एरिया आपका कवर हो जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पेंट शुड बी फेयरली चीप, आपका जो पेंट है वो चीप होना चाहिए एंड इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। नेक्स्ट आइडियल पेंट की आपकी खासियत क्या होना चाहिए कि वो चीप होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब सस्ता आपको पड़ जाए। क्लियर। जो पेंट आपका होगा इजीली एंड फ्रीली अप्लाइड ऑन सरफेस, मतलब किसी एनी टाइप ऑफ ट्रबल्स क्लियर, वह क्या होना चाहिए, मतलब किसी भी टाइप की परेशानी के बिना इजीली और फ्रीली आपकी सरफेस पर अप्लाई हो जाना चाहिए। ये भी एक आइडियल पेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर। अब आपका जो पेंट होगा ड्राई इन रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम में आपका क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। क्लियर। एंड नॉट टू रैपिडली, बहुत जल्दी से आपके पेंट को ड्राई नहीं होना चाहिए। क्लियर। एक रीजनेबल टाइम लेना चाहिए उसको ड्राई होने के लिए। तो ऐसा लिख लेना, अगर आपको फुल पॉइंट लिखना है, द पेंट शुड बी सच दैट इट ड्राइज इन रीजनेबल टाइम एंड नॉट टू रैपिडली। क्लियर। अब पेंट ऐसा होना चाहिए कि वह अपने कलर को क्या करे, मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेंटेन फॉर लॉन्ग टाइम। क्लियर। कलर मेंटेन फॉर लॉन्ग टाइम, कलर आपका जो होना चाहिए वो लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन रहना चाहिए। क्लियर। एक आपके आइडियल पेंट का। क्लियर। अब नेक्स्ट यहां पे है कि आपने जिस सरफेस पर पेंट को अप्लाई किया है, तो जो पेंट आपने अप्लाई किया है तो वो अप्लाइड पेंट क्या करना चाहिए, एक हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ऐसा लिखना है आपका फॉर्म्ड हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस, फॉर्म्ड हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस। आपने जो पेंट है जिस सरफेस पर अप्लाई किया है तो उसके द्वारा जो सरफेस को फॉर्म्ड किया गया, मतलब एक पेंटेड सरफेस को जो फॉर्म्ड किया गया वो सरफेस आपकी हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब उसकी जो सर्विस लाइफ हो वो अच्छी होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है कि जो वर्कर्स आपके काम कर रहे होंगे सरफेस पर पेंट को अप्लाई करने के लिए, तो नॉट अफेक्ट हेल्थ ऑफ वर्कर। क्लियर। नॉट अफेक्ट हेल्थ ऑफ वर्कर। क्लियर। वर्कर्स कर लेना, वर्कर्स की हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके पेंट्स का। क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा, जो आपने पेंट आपने सरफेस पर किया है, नॉट अफेक्टेड बाय वेदरिंग एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, नॉट अफेक्टेड बाय weathering action of atmosphere, not affected by weathering action of atmosphere। आपका जो पेंट है वो एटमॉस्फेयर की किसी भी एक्शंस के द्वारा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। क्लियर। पेंट शुड बी पासेस, क्लियर,
पेंट के पास होना चाहिए एक अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग अपीयरेंस। क्या होना चाहिए? एक अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग अपीयरेंस होना चाहिए। क्लियर? मतलब आप पेंट, जैसे घर आप देखते हो, कहीं जाते हो, किसी घर पे पेंट हुआ रहता है तो एकाएक से वो जो पेंटेड सरफेस होती है आपको अट्रैक्ट करती है, आपको ऐसा लगता है वाह कितना अच्छा कलर किया गया। ठीक है, तो पेंटेड सरफेस जो आपकी होना चाहिए, जो पेंट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड प्लीजिंग अपीयरेंस होना चाहिए उसमें। क्लियर? इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग appearance, attractive and pleasing appearance। क्लियर? सरफेस कोटेड विथ पेंट, आपने सरफेस को अगर पेंट से कोटेड कर दिया है तो शुड नॉट शो एनी टाइप ऑफ क्रैक आफ्टर ड्राइंग। अगर आपने किसी एक सरफेस पर पेंट किया है तो पेंट ड्राई होने के बाद किसी भी टाइप का क्रैक्स वहां पर शो नहीं होना चाहिए। एक आइडियल पेंट की ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लिखना सरफेस कोटेड विथ पेंट, surface coated with paint should not show cracks, should not show cracks should not show cracks when the paint dry, when the paint dry। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पेंट क्लियर है? कमेंट के थ्रू जल्दी से बता दें। क्लियर है सभी को? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पेंट। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट की। तो जनरली आप ऑयल पेंट को यूज करते हो। क्लियर? तो हम यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स पढ़ने वाले हैं वो किसके पढ़ने वाले हैं? ऑयल पेंट के पढ़ने वाले हैं। तो लिखना इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑयल पेंट। इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑयल पेंट। क्लियर? तो आपका जो ऑयल पेंट होता है उसमें आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट होता है बेस। क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? आपका बेस होता है। ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया इंग्रेडिएंट। सेकेंड इंग्रेडिएंट आपका यहाँ पर है व्हीकल। क्या है? व्हीकल। व्हीकल, और इसी व्हीकल को आप एक और नाम से जानते हो, कैरियर। कैरियर। क्लियर? थर्ड आपका होता है ड्रायर। थर्ड आपका क्या होता है? ड्रायर होता है। तो थर्ड आपका इंग्रेडिएंट जो ऑयल पेंट में होगा वो ड्रायर होगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ जो होता है दैट इज कलरिंग पिगमेंट। कलरिंग पिगमेंट। क्लियर? 5 आपका जो होता है दैट इज सॉल्वेंट। इसको आप क्या बोलते हो? सॉल्वेंट।
तो एक ऑयल पेंट में आपके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बेस होता है, व्हीकल होता है, व्हीकल को आप कैरियर भी बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्रायर होता है, कलरिंग पिगमेंट होता है, और क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, ठीक है। एसएससी में यहाँ पे एक बार कैरियर को लेके आया था क्वेश्चंस, ठीक है, कि ऑयल पेंट में आप कौन सा कैरियर मोस्टली यूज करते हो, ठीक है। तो अभी आपको सभी के नाम बताएंगे कि बेस जो होता है किस लिए यूज किया जाता है और बेस यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो बेस जो आपका होता है दैट इज सॉलिड सब्सटेंस। अपन सबसे पहले किसकी बात करते हैं? बेस की बात करते हैं, क्लियर। बेस आपका क्या होता है यहाँ पे? बेस इज अ सॉलिड सब्सटेंस। क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस। बेस इज अ सॉलिड सब्सटेंस इन अ फाइन स्टेट ऑफ डिविजन। किसमें? सॉलिड सब्सटेंस तो होता है, लेकिन ये किसमें पाया जाता है? फाइन स्टेट ऑफ डिविजन में पाया जाता है। एंड इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ पेंट। And it forms the bulk of a pen। याद रखना, bulk of a pen। पेंट को जो बल्क प्रोवाइड होता है या बल्क मिलता है वो कहां से मिलता है? बेस से मिलता है, बिकॉज दैट इज सॉलिड सब्सटेंस इन अ फाइन स्टेट ऑफ डिविजन। क्लियर। अब जो आपका बेस यहाँ पे होता है यह आपकी सरफेस, पेंटेड सरफेस को क्या प्रोवाइड कराता है? ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी टू द सरफेस विच इज पेंटेड। क्लियर। इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी टू द सरफेस विच इज पेंटेड। क्लियर। बेस का ये और काम हो गया, क्लियर। नेक्स्ट यहां पे आता है कि जो बेस आपका होता है यह क्या करता है? रिड्यूस श्रिंकेज क्रैक्स। रिड्यूस श्रिंकेज क्रैक फॉर्म ऑन ड्राइंग। आपने सरफेस पर पेंट को कर दिया है, अब वो पेंट क्या करेगा? ड्राई होगा। तो ड्राई के टाइम पर जो क्रैक्स, श्रिंकेज की वजह से जो क्रैक्स फॉर्म होते हैं उस क्रैक्स को क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है। क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेस के आपके फंक्शंस हो गए हैं। बेस कहलाता क्या है वो भी हम यहाँ पर समझ चुके हैं, ठीक है, क्लियर। अब आपको समझना है यहाँ पर पेंट में हम कौन कौन से बेस को यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से बेस को हम यूज करते हैं? तो सबसे पहला यहाँ पर आप इस टाइप का एक तो टेबल बना लो यहाँ पर, क्लियर। ऐसा हेडिंग डाल देना उसमें, बेस फॉर पेंट, बेस फॉर पेंट। ये आपकी क्या हो जाएगी? हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक आप बनाना है यहाँ पर सीरियल नंबर, एक आपका हो जाएगा सीरियल नंबर, एक आ जाएगा यहाँ पर नेम, वो कौन सा बेस है, एक नेम हो जाएगा और नेम के साथ उसका क्या आ जाएगा? डिस्क्रिप्शन आ जाएगा उस बेस का पर्टिकुलर। तो एक कॉलम बना देना आप डिस्क्रिप्शन का, एक कॉलम किसका आ जाएगा? आपका डिस्क्रिप्शन का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप टेबल बनाना, ठीक है। ये 3 कॉलम आपके रहेंगे, सीरियल नंबर, नेम एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला यहाँ पे जो इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहला यहाँ पे आएगा व्हाइट लेड। पहला क्या है आपका? व्हाइट लेड, क्लियर। अब जो व्हाइट लेड यहां पे होता है ये क्या है? दिस इज कार्बोनेट ऑफ लेड। ये क्या है?
दिस इज कार्बोनेट्स ऑफ लेड। यह लेड्स के कार्बोनेट्स हैं एंड इट फॉर्म द बेस ऑफ लेड पेंट एंड form the base of lead paint and forms base of lead paint। क्लियर? लेड का जो आप पेंट बनाते हो उसके बेस को फॉर्म करता है। ये क्या कहलाते हैं? ये व्हाइट लेड जो है वो क्या है? कार्बोनेट्स है लेड्स का। क्लियर? इट इज डेंस, परमानेंट एंड वाटर प्रूफ। क्लियर? ये जो व्हाइट लेड आपका होता है यह डेंस होता है, वाटर प्रूफ होता है। क्लियर? तो डेंस भी होता है, वाटर प्रूफ भी होता है, परमानेंट होता है। क्लियर? इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द वुड सरफेस। अब बस यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही है, आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाइट लेड को आप कहाँ अप्लाई करते हो, मतलब आप किस सरफेस पर पेंट कर रहे हो, उसके लिए आप एज अ बेस इसका यूज करना चाहते हो। तो व्हाइट लेड मोस्ट सुटेबल फॉर, ये लिख लेना, इंपोर्टेंट है, यही आपके एसएससी में बार बार पूछा गया है। मोस्ट सुटेबल फॉर वुड सरफेस, किस सरफेस के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है? ये वुड सरफेस के लिए सुटेबल है। तो मोस्ट सुटेबल फॉर वुड सरफेस एंड नॉट यूज्ड आयरन सरफेस। एंड क्या बोला मैंने? नॉट यूज्ड ऑन आयरन सरफेस। इसको आप कभी भी आयरन सरफेस पर एज अ बेस यूज नहीं करोगे। ये हमेशा किस पर अप्लाई होगा? वुड सरफेस पर अप्लाई होगा। डेट इज इंपोर्टेंट यहां पर है, यही आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है? मोस्ट सुटेबल फॉर वुड सरफेस। और जो अगला वाला यहां पर आएगा आपका, वो आपसे व्यापम में पूछा गया है। ठीक है? तो देखना है यहां पर, रेड लेड हेडिंग डाल देना, सॉरी बेस में लिखना सेकेंड रेड लेड। क्लियर? अब जो रेड लेड आपका होता है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ये क्या होते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। इससे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि रेड लेड को हम यूज करते हैं आयरन सरफेस पर। क्लियर? इसको कहां यूज करते हैं? आयरन सरफेस पर हम यूज करते हैं। क्लियर? तो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर पेंटिंग आयरन सरफेस। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर आयरन सरफेस। क्लियर? एंड एक और चीज यहां पर याद रखना, ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ प्राइमिंग कोट, also used for providing a priming coat on wood surface। वुड सरफेस पर एज अ प्राइम कोट जो आपका होता है, क्या होता है? प्राइम कोट जो आपका होता है। क्लियर? प्राइम कोट पर सॉरी वुड सरफेस पर एज अ प्राइम कोट भी आप रेड लेड को यूज करते हो, बट आयरन सरफेस पर एज अ प्राइम कोट आप व्हाइट लेड को यूज नहीं करोगे। बट जो आपका रेड लेड होगा एज अ प्राइम कोट, यह आपकी प्राइम कोट, यह आपकी वुड सरफेस पर यूज्ड होगा। ठीक है? नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है आपका ऑक्साइड ऑफ जिंक और जिंक व्हाइट। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो बेस होता है दैट इज जिंक व्हाइट, जिंक व्हाइट, और इसको आप नाम से एक और जानते हैं ऑक्साइड ऑफ जिंक, दैट इज ऑक्साइड ऑफ जिंक। ये आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। ठीक है। तो जिंक व्हाइट आपका जो होता है, यह जितने भी जिंक पेंट होते हैं उसमें एज अ बेस यूज किया जाता है। क्लियर। क्या किया जाता है? इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल जिंक पेंट। इट फॉर्म्स बेस ऑफ ऑल जिंक पेंट। जितने भी आपके जिंक पेंट होते हैं उसका बेस जो फॉर्म किया जाता है वो जिंक व्हाइट या फिर ऑक्साइड ऑफ जिंक से किया जाता है। क्लियर। दैट इज स्मूथ। यह स्मूथ होता है, लिख लेना डिस्क्रिप्शन में। स्मूथ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। और नॉन पॉइजनस, मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉन पॉइजनस होता है। क्लियर। इट इज कॉस्टली। ये जो होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली है। क्लियर। यहां लिख रहा हूं मैं कॉस्टली वाला पॉइंट, कॉस्टली होता है। क्लियर। और जब आप जिंक व्हाइट या जिंक ऑक्साइड ऑफ जिंक को आप एज अ बेस यूज करके पेंट को करते हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसको अप्लाई करना। क्लियर। तो इट इज डिफिकल्ट टू वर्क। ये भी लिख लेना, इट इज difficult to work। क्लियर। और कॉस्टली भी है, साथ में लेस ड्यूरेबल भी है। इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम है। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट आपका है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट आपका है ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो इसमें भी यही लिखोगे आप कि ये ऑक्साइड ऑफ आयरन है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल आयरन पेंट्स। क्लियर। It forms base of all iron paint. All iron paints. Clear? Tint of paint. Clear? Tint of paint मतलब इसका जो बोलते हैं ना कलरिंग जो रहता है, टेंट जो होगा अप्लाई करने के बाद इसका जो कलर होगा किस टाइप से आएगा। क्लियर। टेंट ऑफ पेंट जो होगा ये वेरीज करता है येलोइश ब्राउन टू ब्लैक। टेंट ऑफ पेंट वेरीज फ्रॉम येलोइश ब्राउन टू ब्लैक। ऑक्साइड ऑफ जिंक हो गया आपका ये। क्लियर। इफेक्टिव होता है अगर आपके आयरन में क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रही है। क्या हो रहा है? आयरन सरफेस पर रस्टिंग अगर हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन सरफेस, प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन सरफेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन सरफेस, आप पेंट में किस टाइप का बेस यूज करोगे तो आप डायरेक्टली बोलोगे ऑक्साइड ऑफ आयरन बेस को हम यूज करते हैं प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन सरफेस। क्लियर। अब जो ऑक्साइड ऑफ आयरन जो आपका एज अ बेस होता है जनरली हम इसको एज अ प्राइमिंग कोट यूज करते हैं आयरन सरफेस पर। क्लियर। तो जनरली यूज्ड फॉर प्राइमिंग कोट, जनरली यूज्ड फॉर प्राइमिंग कोट ऑफ द आयरन सरफेस,
iron surface. So used for priming coat of the iron surface. क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? क्लियर? अब कुछ नाम मैं बता रहा हूं कि वो भी एज अ बेस यूज किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए उसका, ठीक है? जैसे कि टाइटेनियम व्हाइट, टाइटेनियम, 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 टाइटेनियम व्हाइट आपका एज अ बेस यूज होता है। टाइटेनियम व्हाइट भी आपका एज अ बेस यूज होता है। यह मटेरियल जो होता है इंटेंस ओपेसिटी आपकी इसकी होती है, क्या होती है? इंटेंस ओपेसिटी, इंटेंस ओपेसिटी। क्लियर? इट इज नॉन पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं होता है। एंड प्रोवाइड थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म। क्लियर? प्रोवाइड थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म, प्रोवाइड थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म, ठीक है? नेक्स्ट आपका होता है एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर एज अ बेस आप इसको यूज करते हो। जितने भी आपके क्या होते हैं एल्यूमिनियम पेंट होते हैं उसको बल्क जो प्रोवाइड कराता है वो एल्यूमिनियम पाउडर प्रोवाइड कराता है, ठीक है? तो लिख लेना इसमें एल्यूमिनियम पाउडर में, दिस फॉर्म्स द बल्क ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पेंट्स। एल्यूमिनियम paints. It keeps moisture content of wood surface practically the same. It keeps moisture content of wood surface practically the same. ये लिखना हो तो लिखना, नहीं तो छोड़ देना। इसमें इंपोर्टेंट ये लिख लेना, also prevent cracking and warping of wood. Also prevent cracking and warping. Prevent cracking and warping, क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑफ वुड। क्लियर? तो एल्यूमिनियम पाउडर को एज अ बेस आप यूज करते हो जब कोई आप न्यू वुड वर्क करते हो। क्या करते हो? न्यू वुड वर्क करते हो तो एज अ प्राइमिंग कोट जो अप्लाई किया जाता है दैट इज एल्यूमिनियम पाउडर। एज अ बेस आप यूज करोगे तो लिख लेना, जनरली यूज्ड फॉर अ प्राइमिंग कोट टू न्यू वुड वर्क, प्राइमिंग कोट टू न्यू वुड वर्क। ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका लिथोफॉन, लिथोफॉन भी आपका क्या होता है? एज अ बेस आप यूज करते हो। यह एक मिक्सचर होता है, क्लियर? यह जिंक सल्फाइड, ये क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। लिथोफॉन्स आपने कैसे बनाया? मिक्सचर किया आपने यहाँ पे जिंक सल्फाइड को, तो मिक्सचर है आपका यहाँ पर जिंक सल्फाइड प्लस बेराइट्स। क्लियर? बेराइट्स। तो
तो जिंक सल्फाइड और बेराइट्स का जो मिक्सचर होता है दैट इज द लिथोफोन्स आप उसको बोलते हो। यह चीप होता है तो लिख लेना इट इज चीप एंड इजीली अप्लाइड ऑन द सरफेस। यह चीप होता है और बहुत जल्दी आपकी सरफेस पर अप्लाई हो जाता है। क्लियर। हाउएवर व्हेन एक्सपोज्ड टू डे लाइट इट चेंज कलर। अगर यह डे लाइट में एक्सपोज होता है तो यह अपने कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसलिए हम जनरली लिथोफोन्स को इंटीरियर वर्क और इंफीरियर नेचर में यूज करते हैं, सुपीरियर नेचर में यूज नहीं करेंगे इसको। क्लियर। इंटीरियर वर्क में जो आपका इंफीरियर नेचर के वर्क होंगे उसमें आप लिथोफोन को एज अ बेस यूज करोगे ऑयल पेंट में। क्लियर। क्लियर है ना, बेस क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट डालना हेडिंग व्हीकल्स। नेक्स्ट डालना व्हीकल्स। नेक्स्ट हेडिंग डालना व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या होता है आपका, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। व्हीकल्स क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस। व्हीकल्स आर द लिक्विड सब्सटेंस which hold the ingredient of paint in liquid suspense। यह एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो पेंट के सारे इंग्रेडिएंट को लिक्विड सस्पेंशन में मेंटेन करके चलता है। क्लियर। तो होल्ड इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट इन लिक्विड सस्पेंशन। तो व्हीकल की डेफिनेशन लिख लेना, व्हीकल आर द लिक्विड सब्सटेंस विच होल्ड द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट इन लिक्विड सस्पेंशन। क्लियर। अब इसको मेनली 2 रीजन्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। व्हीकल्स आपके लिए यहाँ पे क्या है, 2 रीजन्स के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर। मतलब आप सरफेस पर जब आप पेंट को अप्लाई करोगे तो आपका जो पेंट है इवनली एंड यूनिफॉर्मली आपकी सरफेस पर अप्लाई होना चाहिए और एक थिन लेयर फॉर्म्ड करना चाहिए। क्लियर। कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली आपकी सरफेस पर अप्लाइड हो जाए, इसके लिए आपको व्हीकल की नीड होती है। सेकेंड है टू प्रोवाइड अ बाइंडर फॉर द इंग्रेडिएंट। यह इंग्रेडिएंट्स को क्या प्रोवाइड कराता है, बाइंडर प्रोवाइड कराता है। क्लियर। सो दे में स्टिक, इसलिए वह चिपक जाते हैं सरफेस पर, स्टिक टू द सरफेस। क्लियर। तो यहां पर क्या हो गया, सबसे पहला तो ये व्हीकल की जरूरत क्यों पड़ी आपको कि सबसे पहले जो पेंट है आपका वो क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए। आपका पेंट क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए और यूनिफॉर्मली आपका अप्लाई हो जाए सरफेस पर और एक थिन लेयर को फॉर्म कर दे। सेकेंड, एज अ बाइंडर आप व्हीकल को यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एज अ बाइंडर
बाइंडर इसको यूज कर रहे हो जिससे पेंट के जो इंग्रेडिएंट होंगे वो सरफेस पर इजीली क्या हो जाए, स्टिक हो जाए, चिपक जाए। तो लिख लेना इसमें, दे आर रिक्वायर्ड मेनली फॉर टू रीजन्स, they are required mainly for two regions mainly for two regions। पहला लिखना, to make it possible to spread the paint, to make it possible to spread the paint evenly and uniformly on the surface in the form of a uniformly on the surface and form of a thin layer सेकेंड लिखना है यहाँ पे, टू प्रोवाइड अ बाइंडर फॉर द इंग्रेडिएंट ऑफ अ पेंट so that they may stick to the surface क्लियर। तो नेक्स्ट आप उसी टाइप की एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आपका सबसे पहले जो कॉलम आपका आएगा, सबसे पहला जो कॉलम आपका यहाँ पे आएगा वो सीरियल नंबर का आएगा। नेक्स्ट आपका आएगा नेम या फिर व्हीकल लिख देना डायरेक्ट, व्हीकल्स। और नेक्स्ट आपका जो कॉलम बनेगा डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट कॉलम बनेगा जो डिस्क्रिप्शन का बनेगा। क्लियर। व्हीकल को एक नाम से और जानते थे, वो भी साथ में लिखे रहना, कैरियर। क्लियर। ये एज अ कैरियर भी आप इसको बोलते हो, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसको हम कल बनाएंगे, ठीक है। कल यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, मींस नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज जितना पढ़ा वो आप सभी को क्लियर है, कमेंट के थ्रू बता दें। आज जितना भी हमने पढ़ा है वो आप लोगों को क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से व्हीकल्स हम पेंट में यूज करते हैं, ठीक है। थैंक यू। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट, सेंट्रल एंड स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर्स एग्जाम्स, सब्सक्राइब द चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट नाउ।